जी, आकांक्षा जी। हाँ जी सर। जी सर। जी, आकांक्षी जी एक बार अपना परिचय दीजिए मुझे संक्षेप में। जी सर। सर मेरा नाम आकांक्षा दुबे है। मैंने अपनी पूरी स्कूल एजुकेशन उदयपुर से कंप्लीट की है और मैंने बीएससी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में किया है और 2013 में मैंने बीएड किया था और 2014 से वर्तमान समय तक मैं एज ए स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स उदयपुर में ही अपनी सेवाएं दे रही हूँ और अपने खाली समय में मैं कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। अच्छा, मैथ और कविता ये तो दो अलग-अलग छोर हैं, कैसे एक साथ जुड़ गए हैं ये आपके साथ? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैथमेटिक्स और जहाँ मैथमेटिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और जो कविता लेखन है वो बहुत ही ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चला जाता है। पर मैथ्स का व्यक्ति हो या किसी और फील्ड से, सब में भावनाएँ होती हैं और मैं भी अपनी भावनाओं के अनुरूप और अपने आस-पास का जो माहौल है और इस तरह की कविताएँ लिखना पसंद करती हूँ। अच्छा, मैथ के व्यक्ति में भी भावनाएँ होती हैं आपने कहा। जी सर, बिल्कुल। मैं तो शकुंतला देवी मूवी देखा तो मैंने तो पाया कि एकदम कोई भावना लेस होते हैं मैथ के व्यक्ति तो। जी सर, वो मूवी मैंने भी देखी है और उस मूवी में हम कह नहीं सकते कि वास्तव में, क्योंकि मूवीज़ में अक्सर जो व्यक्ति नहीं भी होता है वो भी भावनाएँ अतिशयोक्ति के साथ दिखा दी जाती हैं। तो हम कह नहीं सकते उस मूवी के आधार पर कि श्रीमती शकुंतला देवी इस तरह की रही होंगी। हुँ। हालाँकि कुछ सच्चाई हो भी सकती है। अच्छा, अच्छा। थोड़ा बताइए, अब मूवी आपने देखी है तो शकुंतला देवी के बारे में तो सब कुछ जानती होंगी, कुछ बताइए उनके बारे में मुझे? जी सर, श्रीमती शकुंतला देवी भारत की एक प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ रही हैं और ये 3 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने गणित के काफ़ी जो लंबी कैलकुलेशंस होती थी उनको वो बहुत ही ईज़िली हल कर लेती थीं। और इनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि इन्होंने संख्या 201 का 23वां रूट मात्र 50 सेकंड में निकाल लिया था और ये मूलतः हैदराबाद, बैंगलोर से बिलॉन्ग करती हैं। अभी उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा है किसी एक बहुत कम उम्र के बच्चे ने? जी सर, हैदराबाद से ही हैं नीलकंठ भानुप्रकाश, लगभग 21-22 वर्षीय युवक हैं हुँ। जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। वेरी गुड। उन्होंने कितने सेकंड में कर दिया ये काम? सॉरी सर, इसका पता नहीं है। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है आपको। जी सर। अच्छा, अच्छा। तो शकुंतला देवी के जीवन में उस मूवी में ही मैंने देखा इतने उतार-चढ़ाव, इतने क्या आप कारण मानती हैं इसके पीछे? मतलब व्यक्तित्व पार्ट है या मैथ या कुछ और? सर मैंने जहाँ तक उस मूवी को समझा है गहराई से, मैंने ये देखा है कि उसमें 2-3 पॉइंट मैंने नोटिस किए हैं कि एक तो श्रीमती शकुंतला देवी जी का झुकाव मैथ्स की तरफ बहुत गहराई से था और उन्होंने इसको न केवल मैथ्स में इंटरेस्ट उनका था, बल्कि उन्होंने उसे करियर के रूप में डेवलप कर लिया था। लगभग 3 से 5 साल की उम्र से ही वो इसे करियर के रूप में अपने पिता के साथ अलग-अलग फोरम्स पर जाकर न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि विश्व स्तर पर भी उन्होंने इसका प्रदर्शन किया अपनी काबिलियत का। तो कहीं न कहीं उनमें हो सकता है कि वह एक अभिमान की भावना, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, कि वो जागृत हो गई थी और इसका असर उनकी जो फैमिली थी, उनके जो रिलेशंस हैं, उनका जो सोशल एस्पेक्ट था, उस पर कहीं न कहीं दिखाया गया है मूवी में। एग्ज़ैक्टली वही मैं जानना चाह रहा था आपसे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। किस तरह की थैंक यू सर। कविता लिखना पसंद करती हैं आप? सर मैं सभी तरह की कविताएँ, चाहे वो सामाजिक मुद्दों पर हों या प्रेरणादायी हों, प्रकृति पर भी, सभी तरह की। अभी रिसेंटली जो कविता कौन-सी लिखी है आपने? सर मैंने अभी प्रकृति पर ही लिखी थी, सवेरा उसका शीर्षक था, 2 करीब लाइन 7-8 बताइए। दिन पहले। जी सर। 2 लाइनें उसकी सुनाइए मुझे। सर उसकी लाइन्स अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, मैं कोई और कविता सुना सकती हूँ अगर आप आज्ञा दें। अरे! तो ऐसा कैसे? वो तो नेचुरल जो अंदर से निकलता है तो वो तो याद रहता है। सर याद रहता है और मैं कोशिश करती हूँ सर। सर ये सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, तरुवर को चीरती उज्ज्वल रश्मियाँ, सर मुझे अभी पूरी याद नहीं आ पा रही है क्योंकि हुँ। थोड़ा-सा पढ़ाई की वजह से थोड़ा-सा अभी उस तरफ ध्यान ज़्यादा है। चलिए, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर। एनसीसी भी किया है आपने, जी सर। क्या है इसका फुल फॉर्म? सर ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। हुँ, हुँ। सर ये एनसीसी एक्ट के द्वारा, एनसीसी एक्ट 1948 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। हुँ, हुँ, हुँ। क्या सीखा आपने वहाँ? सर मैंने एनसीसी से काफ़ी कुछ सीखा है 2 साल की ट्रेनिंग में।
मैंने न केवल वहाँ माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जो 2 सीटर एयरक्राफ्ट होता है वो उड़ाना, नेशनल लेवल पे मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट भी किया है। इसके साथ ही मैंने 12 बोर और .22 राइफल, सेल्फ लोडेड SLR राइफल चलाना भी सीखा है। और इसके साथ ही अगर अदर एक्टिविटीज में देखें, मैंने पैराशूट फ्लाइंग भी की है, साथ ही ग्लाइडर भी उड़ाया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें जो मैंने सीखी हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन, और मैंने कॉपरेशन में और किसी भी माहौल में एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैंने सीखा है। आप तो बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, आपको तो मिलिट्री में जाना चाहिए। सर थैंक यू सर। सर मैंने बीइंग ऑनेस्ट मैंने इसके लिए भी ट्राई किया था। मैंने एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों विंग में मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, पर क्योंकि मैं फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करना चाहती थी और फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैं मेडिकली फिट नहीं थी, वहाँ 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए थी और मेरी इससे कम है। ओके, कारगिल गर्ल अभी चर्चा में थी। सॉरी सर, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं पता करूंगी इसका। अच्छा, उसके बारे में जानकारी, तो एयरक्राफ्ट उड़ा लेती हैं आप? सर अब काफी टाइम हो चुका है, हालांकि 2010 की बात है, पर हाँ सर बेसिक फंक्शंस उसके मैं अभी भी याद कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, जो फ्रांस से रफेल आए हैं ये भी एयरक्राफ्ट ही हैं? जी सर, ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। अच्छा, और आप किस तरह का एयरक्राफ्ट उड़ाती सर हैं? ये माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट बेसिकली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ही है, जो इनिशियली जो भी पायलट्स होते हैं या स्पेशली इसको एनसीसी के जो कैडेट्स हैं एयर विंग के, उनको फ्लाइंग सिखाने के लिए इसका यूज होता रहा है। ओके ओके, चलिए ठीक है। आपने बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है आपने एनसीसी से। जी सर। प्रशासन में इस क्वालिटी का कैसे यूज करेंगे? जी सर। सर जहाँ तक मैं मानती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए एक सिविल सर्वेंट में सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो डिसिप्लिन ही है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो जो भी हमारा जो भी वर्क प्रोफाइल है, जो भी हमें काम दिए जाएंगे वो हम टाइम बाउंडेड फ्रेम में कर नहीं पाएंगे। तो डिसिप्लिन सबसे पहले जरूरी, न केवल अपनी जॉब प्रोफाइल में बाहरी वातावरण में, बल्कि अपना आंतरिक जो है क्षेत्र, उसमें भी हमें डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। ओके, प्रशासन के सामने कई बार विवेक का संकट होता है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, जी सर। बताएंगे क्या होता है ये? जी सर। सर इस संबंध में मुझे एक बहुत ही अच्छा एक कथन मैं याद कर पा रही हूँ कि ऐसा कहा गया है कि जब कानून और नियम आपकी राह प्रशस्त नहीं कर पाते, तब वहां पर आपकी अंतरात्मा और नैतिकता आपकी राह प्रशस्त कर सकती है। तो मेरा मानना है कि प्रशासन में भी ऐसी बहुत स्थितियां आती हैं जब आप पर विवेक का संकट होता है, आपको दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। तो ऐसे में जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में प्रशासक के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने विवेक से जो भी सही निर्णय है, वो चाहे वो उसकी अंतरात्मा से निकली आवाज हो, उस पर आधारित हो, तो उसे बहुत ही सोच समझकर विवेक से निर्णय लेना चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। आजकल प्रशासन में सुधारों की जरूरत महसूस हो रही है, थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताएं, क्या है ये मुद्दा? जी सर, जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, प्रशासन में सुधार की आवश्यकता विगत एक दशक से इस पर चर्चा चल ही रही है। जैसे कि 2007 में श्री वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में सेकंड एआरसी का भी गठन हुआ था। उसमें भी जो फोर्थ रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था प्रशासन में नैतिकता, उसमें भी इस पर चर्चा की गई थी कि प्रशासन में उसमें मुख्य समस्या जो उसमें बताई गई थी वो थी करप्शन। और इसके अलावा जो प्रशासकों में जो नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। बहुत अच्छी बात है। संविधान समीक्षा आयोग भी बना था कुछ साल पहले हमारे देश में, 2007 का आपने जिक्र किया, हालांकि सेकंड एआरसी 2005 में बना था, 2007 में नहीं। उसके कुछ सॉरी साल सर। पहले ही संविधान समीक्षा आयोग भी बना था हमारे देश में। जी सर, मैंने सुना है पर इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, उसकी उसकी जानकारी नहीं है आपको? जी सर, पढ़ा है पर अभी मैं तो चलिए रिकलेक्ट नहीं कोई कर पा बात रही नहीं। हूँ। उच्च आयोग भी बना हमारे देश में, जी सर। उसके बारे में जानकारी है? जी सर। थोड़ा बताइए क्या था ये आयोग? जी सर, पुंछी आयोग संविधान में जो संशोधन को लेकर बना था, संविधान, सॉरी सॉरी सर, मैं करेक्ट करना चाहूंगी। जो भी राज्य और केंद्र के संबंध हैं उनसे संबंधित ही आयोग बना था, और इसने न केवल राज्यपाल पर बल्कि जो क्षेत्रीय
समितियां हैं, राज्यों के बीच कॉपरेशन बढ़ाने के लिए जो कुल मिलाकर इसका ध्यान केंद्र राज्य संबंधों की ओर था। और इसने ही ये सिफारिश की थी इस आयोग ने कि राज्यपाल जो हो वो किसी अन्य राज्य के हो, जो स्थानीय राजनीति में जिनका संबंध ना हो और ना ही उनका कोई लंबा प्रशासनिक अनुभव राजनीतिक अनुभव रहा हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना वेरी चाहिए। गुड, बहुत अच्छा। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी सर। फ्रंट पेज की न्यूज क्या है? तो फ्रंट पेज में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आई है कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और सरकार के बीच जो पहली कल की वार्ता हुई है, उद्योग मंत्री जी और उसमें कृषि मंत्री शामिल रहे हैं इस वार्ता में। इसका कुल मिलाकर जो नतीजा निकला है, किसानों ने जो भी सरकार ने अपनी बात रखी है उसको नकार दिया है और किसानों ने कुल मिलाकर ये कहा है कि जो भी 3 कानून आए हैं उनको रद्द कर दिया जाए और साथ में एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए। ये वेरी उनकी गुड, 2 वेरी मांगे गुड, हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। जी, राजेश सर। जी सर। आकांक्षा जी सुन पा रहे हैं? जी सर। स्कूल लेक्चरर हैं आप? हाँ जी ये सर। बताइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? जी सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अच्छा, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर ये सर क्या मैं गैस कर सकती हूँ? मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। जी बिल्कुल। सर ये सर सॉरी सर, शायद गोवा, बट आई एम नॉट करेक्ट आई थिंक। चलिए ये बताइए, आज कौन सा डे है? सर आज नेशनल एंटी पॉल्यूशन डे आई थिंक ये है, और एक असम दिवस भी आज मनाया जा रहा है। अच्छा, पॉल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। भारतीय सेना से जुड़ा हुआ कोई दिन है क्या आज? जी सर, मिलिट्री में किसी एक विंग के स्थापना दिवस शायद बीएसएफ का सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ बीएसएफ का भी आज स्थापना BSF का दिवस है। नहीं। न्यूज़पेपर में इसके बारे में है। अच्छा, आज के दिन कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध चल रहा था ये, इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी। अच्छा ये बताइए, मेजर शैतान सिंह जी के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, सर मेजर शैतान सिंह जी शहीद हुए थे जब चीन और भारत के मध्य चुशुल घाटी में जब युद्ध चल रहा था, अच्छा, 1962। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे? सॉरी सर। अच्छा, इनको कोई पुरस्कार मिला है क्या? सर ये परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। भारत से, सॉरी, पाकिस्तान से बांग्लादेश को कब मुक्ति दिलाई गई थी? सर सॉरी सर। बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब मुक्ति दिलाई गई थी? सर 1971 में युद्ध हुआ था, 1971-72 चला था, अच्छा, जब शेख मुजीबुर रहमान जी बांग्लादेश के प्रतिनिधि थे। कौन सी सेना का कौन सा अंग उसमें सबसे प्रभावी रहा था उस टाइम? सॉरी सर। अच्छा, एक मूवी आई है द गाजी अटैक, देखिए आपने? सर नाम सुना है बट देखी नहीं है अभी तक। अच्छा, एक और मूवी आई केसरी, जी सर। देखिए आपने? सर सॉरी बट पूरी कंप्लीट नहीं देखी, हाफ पार्ट ही देखा है। अच्छा, हाफ पार्ट देखा है तो भी उसमें बताया होगा कि उसकी स्टोरी कौन सी स्टोरी के इवेंट से जुड़ी हुई है। सर सॉरी बट मुझे ये मैंने बीच का पार्ट देखा है और उसमें ये था कि बहुत ही कम सिख रेजिमेंट के बहुत ही कम सैनिक थे उस समय। ये ब्रिटिश कालीन कुछ युद्ध था और उसमें बहुत ही कम संख्या में जो रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने बड़ी संख्या में मुकाबला किया था अपोजिशन से। अच्छा, आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में सुना आपने कभी? जी सर सॉरी, कौन सा? आंग्ल अफगान, अंग्रेजों और अफगानों के बीच में युद्ध। हाँ
जी सर, सुना है। उससे रिलेटेड है क्या? हाँ हाँ जी सर। अच्छा, चलिए। ये बताइए, भारत में जो डायमंड इंडस्ट्री है, उसके सेंटर कहाँ कहाँ पर है? मतलब कहाँ कहाँ पर जो शहर है वहाँ पर ये मुख्य रूप से केंद्रित है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मुख्य रूप से ये पुणे और महाराष्ट्र, मुंबई बेस्ड है, और इसके अदर सेंटर्स का मुझे आइडिया नहीं है सर। सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है? सर इसके सेंटर का एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट कर्नाटका और महाराष्ट्र इसका मुख्य क्षेत्र है। नहीं, वहां से तो निकाला जाता है पन्ना, आपके एमपी और जो बता रही हैं आप, वहां से तो प्राप्त होता है। जी सर। सूरत सूरत से जुड़ा हुआ है क्या कुछ? हाँ जी सर, मैं इसके बारे में और थोड़ा जानकारी लूंगी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। और जयपुर कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सर जयपुर भी हीरे जवाहरातों के संबंधित नक्काशी और जो भी उनमें मीनाकारी की जाती है उससे संबंधित है। अच्छा, चलिए। अभी एक देश एक चुनाव के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। जी सर। ये बताइए, अगर एक देश एक चुनाव को, अगर इस निर्णय को लागू किया जाए, तो हमें संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा? जी सर। सर इसके लिए जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, हमें 4 अनुच्छेदों में अमेंडमेंट करना होगा, जो 2 हैं संसद से जुड़े हुए हैं, 83 और 85 आर्टिकल, और जो विधान परिषद या विधान सभाओं से जुड़े हुए हैं, वो है आर्टिकल 172 एंड 174 विधानसभा से संबंधित। इन 4 अनुच्छेदों में हमें संशोधन करना होगा। वेरी गुड। थैंक यू सर। बताइए, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है? जी सर। सर मुंबई में काफी तरह के जो उद्योग हैं वो डेवलप्ड हैं, जैसे कि क्योंकि मुंबई एक कोस्टल एरिया भी है, वहीं से जो भी हमारा निर्यात या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो भी व्यापार होता है वो वहीं से होता है, उस कोस्टल रीजन से। और सेकेंडली ये बॉलीवुड का भी एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, तो यहाँ से भी काफी एक ये रोजगार देने वाला क्षेत्र भी है, और साथ ही इनकम बेस्ड भी है, इनकम जनरेट होती है यहाँ से। जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जैसे आपके एसबीआई ले लीजिए, आरबीआई ले लीजिए, जी उनका सर। हेड ऑफिस कहाँ पे? सर मुंबई में ही है स्टॉक इसका। एक्सचेंज ले लीजिए। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको भूल रही थी। हाँ जी। जी सर। लास्ट क्वेश्चन, शमीमा बेगम कौन है? जी सर, नाम मुझे याद आ रहा है, बट मैं एग्जैक्टली उसको याद नहीं कर पा रही हूँ। शमीमा बेगम। सर आप कुछ अगर हिंट दें तो शायद मैं ध्यान कर पाऊँ। आईएसआईएस जो आतंकवादी संगठन है, उससे ये बिलोंग करती है। ठीक है। सॉरी सर। ओके, थैंक यू। जी ललित। थैंक यू सर। जी आकांक्षा जी, जी सर। आपकी हॉबी है कविता लेखन। जी सर। किसी विशेष क्षेत्र में लिखती हैं? नहीं सर, सभी तरह के क्षेत्र में। अच्छा। आपके प्रिय कवि कौन से हैं जिनको आप प्रेरणा स्वरूप कार्य करती हैं, लिखती हैं? जी सर, मुझे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं मुझे काफी अच्छी लगती हैं, प्रेरणादायी लगती हैं। और सर इनके अलावा सर मैंने अमृता प्रीतम जी को भी पढ़ा है, और इसके साथ ही मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हरिवंश राय बच्चन जी। अमृता प्रीतम लीग से हटकर कुछ कविताएं नहीं लिखती? जी सर, क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत जीवन का इतिहास भी रहा है, वो भारत पाकिस्तान के विभाजन से कहीं ना कहीं उनके विचार संबंधित रहे हैं। तो उनकी जो भी रचनाएं हैं, चाहे वो उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट हो, या उनकी मैं तनु फिर मिलांगी पंजाबी में लिखी हुई कविता हो, ज्यादातर उनकी सभी कविताएं हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था, क्योंकि उनका मूल शहर भी गुजरानवाला
पंजाब जो पाकिस्तान में है वहां से है, तो इस अच्छा, तरह की उनकी रचनाओं में मूल भाव दिखाई देता है। चलिए कृषि कानूनों पे आ जाते हैं। अभी जो 3 कृषि कानून बने हैं, जी सर। उनमें क्या विवाद की विषय वस्तु क्या है? जी सर, इसमें विवाद के 2-3 बिंदु हैं। पहला, जैसा अभी किसान आंदोलन में उभर कर आ रहा है, मुख्य बिंदु ये है, किसानों की मांग है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए। उनका ये डर है कि कहीं न कहीं एमएसपी की जो व्यवस्था है, जो अभी हाल-फिलहाल में 23 उपज पर एमएसपी घोषित करती है सरकार, वो कहीं न कहीं व्यवस्था बंद हो सकती है और मंडी का जो एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडी व्यवस्था अभी जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये व्यवस्था कहीं आने वाले समय में बंद ना हो जाए, ये उनकी आशंका है। ओके। और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किसानों में चिंता है। ओके। अच्छा, ये मोदी सरकार द्वारा अभी 6 फसलों का एमएसपी घोषित किया गया था। जी सर। बता सकते हैं कौन सी 6 फसलें हैं? सर ये अभी गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन और सर इतना ही मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके। उसमें एक फसल है कुसुम। जी सर। बता सकते हो आप क्या है कुसुम? सर ये जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, ये फूल होते हैं और इनके बीज से किसी विशेष प्रकार का तेल निकाला जाता है। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, क्षमा करें। अच्छा, जो एमएसपी की सिफारिश कौन सा आयोग करता है? जी सर, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। कब हुई स्थापना इसकी? सर ये 1960-70 के दशक में शायद। सॉरी सर। ये जो आयोग है, ये किस मंत्रालय का पार्ट है ये? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हूँ, ये कृषक कल्याण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय का राइट है। आंसर आपका। ओके सर। अच्छा, अभी इन दिनों एक चर्चा है गिग इकोनॉमी। गिग जी इकोनॉमी क्या? सर। जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर ये इस तरह की इकोनॉमी है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भी स्पेशलाइजेशन काम हमें चाहिए होता है, उस पे मतलब हमें जो भी वर्क प्रोफाइल है उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी स्पेशलाइज्ड उसका एरिया है, वहां से हम जो भी कार्मिक हैं या कर्मचारी हैं उनको वहां से लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद, काम पूरा होने के बाद उन्हें रोजगार से बाहर भी कर दिया जाता है। राइट आंसर। अच्छा, थैंक यू सर। गिग इकोनॉमी भारतीय संदर्भ में लाभकारी है? जी सर, मैं नहीं मानती ये भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये शायद उतनी लाभकारी नहीं होगी, क्योंकि ये कारण? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट देती है और भारत में बेरोजगारी दर अभी भी 9 से 10% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए गिग इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में भारत के लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी रोजगार की बहुत आवश्यकता है। ओके ओके। अच्छा, एक राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया। आप जी सर। बारे में? सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि देश के खनिज उत्पादन मूल्य में राजस्थान का कितना हिस्सा है? जी सर। सर मैंने पढ़ा है बट मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी एग्जैक्टली डाटा क्या है। सॉरी। अच्छा, ये टीएटी सुपर 30 क्या है? जी सर। सर मैंने ये पढ़ा है, ये टेलीस्कोप है। ये विशेष तरह का टेलीस्कोप है जो छोड़ दीजिए। अच्छा, जापान। ठीक है, ये उत्तर आपका सही नहीं है। अच्छा, ये उजियारी पंचायत कार्यक्रम है, एक आप बता सकते हैं क्या है ये? उजियारी पंचायत कार्यक्रम। जी सर। सर ये पंचायती जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी ग्राम पंचायतें हैं, उनके विकास के लिए उजियारी पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें ओवरऑल सभी तरह के डेवलपमेंट पर चर्चा है। मैं सॉरी सर, मैं इसको एग्जैक्टली क्या टेक्निकल इसके है एरिया, वो मैं अभी बता नहीं पा रही। शिक्षा से संबंधित है एक्चुअली। चलिए, ये बताएं कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान की राजधानी कब बना?
उदयपुर सर तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में राइट सम्मिलित हुआ था। राइट, डेट बता दीजिए। सर ये सर 18 अप्रैल 1949। गुड। थैंक यू सर। अच्छा, ये पिछवाला झील का निर्माण किसने? जी सर, पिछोला झील सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ महाराणा फतेह सिंह जी के समय की है शायद। अच्छा, छोड़ दीजिए। ये बताएं, भोराट का पठार क्या है? जी सर, भोराट का पठार सर कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो पठार फैला हुआ है, ये भोराट का पठार है और ये महाराणा प्रताप से भी संबंधित रहा है। ओके। आप उदयपुर से जयपुर आए हो कभी? जी सर, अभी तक आना नहीं हुआ है। अच्छा, जयपुर उदयपुर से नहीं आना हुआ है। ओके। नो सर। कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सर उदयपुर 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है। कौन कौन से? सर ये है डूंगरपुर, सिरोही, पाली और राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। राइट। अच्छा, ये कावड़ क्या होते हैं? कावड़? जी सर कावड़ काष्ठ कला से संबंधित हैं। ये एक मंदिरनुमा काष्ठ की आकृतियां होती हैं और इसका मुख्य केंद्र चित्तौड़गढ़ है। कहाँ पे? चित्तौड़ में? जी सर। जी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बट मुझे पता है इसके बारे में। ओके। मेरा अंतिम प्रश्न है, जी सर। व्हील क्या होते हैं? व्हील? जी सर, ये भी राजस्थान की ही एक कलाकृतियों में शामिल है। व्हील एक तरह के चक्र होते हैं और जी सर, इतनी ही जानकारी है। आप इंग्लिश वाले व्हील पे चली गई। ये राजस्थानी वाला व्हील अलग है। वो जी सर। है, ये व्हील है। थोड़ा डिफरेंस है हल्का सा। चलिए इसको पढ़ना और, ठीक है? जी सर। जी आकांक्षा जी, सुन पा रहे हैं? आकांक्षा जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। आकांक्षा जी, बाद में आपका एनर्जी लेवल डाउन क्यों हो गया? सर वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, हालांकि मैंने पढ़ा था पर वो रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा। नहीं तो कोई बात नहीं, हर प्रश्न का जवाब दें ऐसा जरूरी नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सर। हाँ, शुरू में तो आपने जितनी देर में था इतने अच्छे जवाब दिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल अच्छा था आपका, उसके बाद डाउन हो गया। सर मैं मेंटेन रखूंगी। मैं जी हाँ, तो सबसे पहला काम तो आपको बस यही करना है। अदरवाइज मैं आपको बोलने वाला था कि अल्टीमेट मतलब कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल सिलेक्ट होंगे, टॉप करेंगे आप। लेकिन वो एकदम अचानक आपका जो एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया कि वो, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अपनी एनर्जी को शुरू से लेके लास्ट तक बनाए रखना है। हर प्रश्न का जवाब दे पाए आप, ये जरूरी नहीं है। और ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। जी सर। ठीक है। और बाकी अब कब आपका इंटरव्यू है? सर मेरा सेकंड फेज में है, आफ्टर 13 जनवरी। तो अभी तो बहुत समय आपके पास है। और आप एक बार जो भी चीजें, जितना नॉलेज लेवल बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, आप टॉप कर जाएंगे, आपके मेंस में नंबर अच्छे होंगे। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। अभी और मॉक भी दीजिए आप ललित सर से बात करके बीच बीच में, और जरूर सिलेक्शन होगा आपका। थैंक यू सर। जी थैंक यू। जी आकांक्षा जी। जी सर। सर ने लगभग पूरा विश्लेषण कर दिया है। बस वही कमी नजर आई कि जहां पर आपको उत्तर नहीं आ रहा है वहां अपनी थोड़े सा आत्मविश्वास को खो देती हैं। लगभग 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चलता है वहां पे, ठीक है? तो उसमें एक बार भी आप हतोत्साहित नहीं हो, आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दें।
हाँ, सर ने कहा कि जानकारियाँ पूरी होना जरूरी नहीं है, सारे चीजें पता हो, लेकिन आपने जो उत्तर दिए वो बहुत अच्छे दिए, ठीक है। और कुछ जानकारियाँ नहीं है तो उनको बढ़ाइए। जी सर। बॉडी लैंग्वेज अच्छा है आपका, थोड़ा सा हिलते डुलते हैं आप, हाँ जी तो सर, जब इंटरव्यू जरूर हो, करूंगी। जी मेन इंटरव्यू हो तब थोड़ा हिले डुले नहीं, स्थिर रहें, ठीक है। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके जी, ललित। जी आकांक्षा जी, बस मैं बोलने ही वाला था और राजेश सर ने बोल दिया आपको। आप उत्तर देते समय कभी कभी ऊपर की ओर देखते हैं और कभी थोड़ा ऐसे लगता है कि छोटा मोटा झूला खा रहे हैं। अभी क्या छुट्टी हो चुकी है और सारा स्टाफ मेरे आसपास ही है और मेरी गाड़ी आ चुकी है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जल्दी गई है, ओके, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो राजस्थान जी के बढ़िया तैयार करें, करंट इश्यूज भी करें अच्छा, राजस्थान करंट, इंडिया करंट आपका अच्छा है, उसको इसी लेवल पे बनाए रखें, और बाकी जो पोर्शन आपके भारतीय इतिहास या पॉलिटी वगैरह है, इनको और अच्छा तैयार करें। बाकी ओवरऑल राजस्थान का थोड़ा और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल करिए, ओवरऑल अच्छा है आपका। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।